हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 21 क्लास 9 सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। हमने इस अध्याय में लोकतंत्र को उसकी विशेषताओं या गुणों की पहचान करते हुए समझने का प्रयास किया। हमने पिछली जो वर्कशीट थी उसमें हमने लोकतंत्र को कैसे समझा, हमने लोकतंत्र के गुणों के बारे में पढ़ा और उसकी पहचान के बारे में पढ़ा, और उसके बाद क्या निष्कर्ष निकला कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है। अब कहीं पर हमारा प्रश्न हो जाए कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वाला शासन क्या होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं वहाँ पर, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधित्व वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, आगे हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते हैं, बल्कि लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है। यानी कि जहाँ जहाँ हम कहते हैं कि उन देशों में लोकतंत्र है वहाँ पर सभी लोग मिलकर फैसले नहीं लेते हैं, बल्कि लोगों द्वारा बनाया गया बहुमत फैसले लेने का अधिकार रखता है। और वो बहुमत किसके माध्यम से चलता है? प्रतिनिधियों के माध्यम से। प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन क्यों? अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि केवल प्रतिनिधि ही शासन क्यों चलाते हैं। तो आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में बहुत अधिक लोग होने के कारण सबको एक साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो सकता। यानी कि आज की जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उसमें इतने ज़्यादा लोग हैं कि उन सभी को एक साथ बिठाकर फैसले नहीं लिए जा सकते। ठीक है, अगर ऐसे प्रयास भी किया जाए तो भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता का कौशल नहीं होगा। अगर ऐसा हम करें भी कि सभी लोगों को बिठाकर और फैसले लें, तो ऐसा करने के लिए कई लोगों के पास समय, इच्छा या फिर योग्यता नहीं होगी। ठीक है, आगे यहाँ पर हमें विभिन्न स्तरों पर लोकतंत्र बताया गया है और उसमें हमें बोला गया है कि ज़रा सोचो, यानी कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। तो अब यहाँ पर पहला क्या है, एक नेता और उसके परिवार के लोगों के द्वारा ही किसी एक पार्टी के सारे फैसले लेना। यानी कि अगर एक नेता है और उसके परिवार के लोग, सिर्फ यही लोग मिलकर सारे फैसले लें तो क्या ऐसे लोकतंत्र चलेगा? नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं। परिवार में प्रमुख फैसले घर या मुखिया अकेले लेता है या सभी सदस्य मिलकर लेते हैं? तो कई परिवारों में ऐसा होता होगा कि घर के प्रमुख फैसले उनके मुखिया लेते हैं, पर अधिकतर परिवारों में पूरा परिवार एकजुट होकर सब मिलकर परिवार के प्रमुख फैसले लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही बातें सही हैं। चाहे परिवार का मुखिया फैसला ले या परिवार के सभी सदस्य मिलकर, वो फैसला सही ही होगा, क्योंकि कोई भी अपने परिवार के बारे में बुरा नहीं सोचेगा। अगला है, कक्षा में एक शिक्षक द्वारा बच्चों को सवाल पूछने या अपनी बात बोलने की इजाज़त ना देना। अगर कक्षा में शिक्षक बच्चों से कहता है कि तुम्हें सवाल नहीं पूछने, मैं तुम्हें किसी भी सवाल का उत्तर नहीं दूंगा, तो क्या ऐसा सही है? नहीं। फिर ऐसा होगा तो बच्चे अपने सवालों के जवाब नहीं ढूंढ पाएंगे। ठीक है, आगे क्या लिखा है, वास्तव में लोकतांत्रिक फैसले का मतलब यह है कि अब हमें यहाँ पर वास्तव में लोकतांत्रिक फैसले का क्या मतलब है वो बताया जाएगा। उस फैसले में प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद, यानी कि उस फैसले में जो भी लोग भाग लेते हैं उन सभी के साथ विचार विमर्श लेने के बाद उनकी स्वीकृति से ही फैसले लिए जाएं। यानी कि चाहे वो कमज़ोर व्यक्ति हो चाहे वो शक्तिशाली व्यक्ति हो, दोनों के ही फैसलों का उतना ही महत्व होना चाहिए। यह बात सरकार पर भी लागू होती है, परिवार पर भी या किसी अन्य संगठन पर भी। अब यहाँ पर लोकतंत्र और नागरिक, अब यहाँ पर लोकतंत्र में नागरिक की भूमिका के बारे में बताया गया है। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। यानी कि जिस देश में एक आदर्श लोकतंत्र है उस देश में लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया भी आदर्श होनी चाहिए। ठीक है, नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं
यानी कि हम इस देश के नागरिक हैं और नागरिक होने के नाते हम जो भी काम करते हैं हमारे काम की वजह से ही लोकतंत्र अच्छा या बुरा बनता है। ठीक है, यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमज़ोरी। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। यानी कि जब नागरिक अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं फिर वो सोचते हैं कि अब सभी कार्य शासकों को करने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शासकों से भी ज़्यादा नागरिकों का कामकाज जो है महत्वपूर्ण होता है। इस तरह की कुछ बातें ही लोकतंत्र को राजशाही, तानाशाही या एक दिन की शासन व्यवस्था से अलग और बेहतर करती हैं। यानी कि इसीलिए हम कहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है बाकी सारी व्यवस्थाओं से बिल्कुल अलग है। अब यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिए हैं, हमें उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, उन्हें पढ़ना है और उन्हें समझना है। पहला प्रश्न क्या है हमारा, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि कौन होते हैं? यानी कि लोकतंत्र में जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो कौन होते हैं? तो लोकतंत्र में जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो हमारी ही तरह उस देश के नागरिक होते हैं, बस वो सभी नागरिकों द्वारा चुने गए एक प्रतिनिधि के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन क्यों होता है? यानी कि लोकतंत्र में जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उन्हीं के द्वारा शासन क्यों चलता है? तो इसका उत्तर हमें वर्कशीट में ही दिया हुआ है। ये पैराग्राफ पूरा आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं। ठीक है, प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन क्यों? आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में बहुत अधिक लोग होने के कारण सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो सकता। अगर ऐसा प्रयास भी किया जाए तो हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता का कौशल नहीं होता। ठीक है, प्रश्न 3, लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। ये भी हमें हमारी वर्कशीट में इसका उत्तर मिल जाएगा। लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेने की प्रक्रिया को यहाँ पर पूरा स्पष्ट कर रखा है। वास्तव में लोकतांत्रिक फैसले का मतलब यह है कि उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसले लेना। ठीक है, यानी जो कमज़ोर व्यक्ति है उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होगा जितना किसी शक्तिशाली व्यक्ति का। यह बात सरकार, परिवार या किसी अन्य संगठन पर भी लागू होती है। प्रश्न 4 है, आपके अनुसार लोकतंत्र को बेहतर बनाने में नागरिकों का क्या योगदान हो सकता है? तो यहाँ पर ये प्रश्न 4, इसमें क्या पूछा गया है, आपके अनुसार लोकतंत्र को बेहतर बनाने में नागरिकों का क्या योगदान हो सकता है? ये भी हमें हमारी वर्कशीट में मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हम ये पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या ख़राब बनाने में मदद करता है। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमज़ोरी भी। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर दिखा देती हूँ जिससे कि आपको इनके उत्तर लिखने में आसानी हो। ठीक है, इन सभी के उत्तर आपको लिखित में मैं दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, प्रश्न 1 था, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि कौन होते हैं? तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि उसी देश के नागरिक होते हैं जहाँ उसका चुनाव किया जाता है। ठीक है, प्रश्न 2, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा ही शासन क्यों? जैसा कि मैंने आपको बताया था ये वर्कशीट में है, मैंने ये वर्कशीट से ही लिखा है। प्रश्न 3, लोकतांत्रिक तरीकों से फैसले लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर भी यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये देखिए, प्रश्न 3 का उत्तर अब आ जाते हैं प्रश्न 4 पर। आपके अनुसार लोकतंत्र को बेहतर बनाने में नागरिकों का क्या योगदान है? ये भी हमें उत्तर वर्कशीट में ही मिल गया था। इसका उत्तर मैंने यहाँ पर स्पष्ट तरीके से लिख दिया है, आप यहाँ से इसको आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।